बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़श्ता सबक में नज़र और फ़िक्र की तारीफ़ पढ़ ली थी। हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि नामालूम तसव्वुर को मालूम तसव्वुरात की मदद से हासिल किया जाता है और नामालूम तस्दीक़ को मालूम तस्दीक़ात की मदद से हासिल किया जाता है। फिर कौन से मालूम तसव्वुरात को आपने मुंतख़ब करना है और कौन सी मालूम तस्दीक़ात को आपने मुंतख़ब करना है जिनके ज़रिए से मालूम तसव्वुर और मालूम तस्दीक़ हासिल हो। तो इसके लिए आपको गौर व फ़िक्र करना पड़ेगा मुंतख़ब मालूम तस्दीक़ात में और मुंतख़ब मालूम तसव्वुरात में। इसी गौर व फ़िक्र करने को नज़र व फ़िक्र कहा जाता है। ये वाली बात हमने पीछे पढ़ ली थी। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप नज़र व फ़िक्र करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, तो इस गौर व फ़िक्र करने में गलती भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमने एक मालूम तसव्वुर को मालूम करना है, जैसे मिसाल दी थी पीछे हाथी की मिसाल दी थी। तो इसमें कुछ तो तसव्वुरात मालूम थे, सूंड, मोटा हाथ, मोटे पाँव और घड़ी, मोबाइल। तो अब ये देखें, ये जो नामालूम तसव्वुर था हाथी, इसके मालूम करने में हमें सही तसव्वुरात उनको मुंतख़ब करना पड़ेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम गलत तसव्वुर को मुंतख़ब कर लेते हैं। अब हाथी को मालूम करना था और हमने उसमें मुंतख़ब कर लिया मोबाइल, हमने उसमें मुंतख़ब कर लिया घड़ी। तो गौर व फ़िक्र करने में बाज़ औक़ात गलती भी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम गौर व फ़िक्र करेंगे तो हम सही रिज़ल्ट और सही नतीजे पर पहुँचेंगे, ऐसा कोई लाज़िम और ज़रूरी नहीं है। तो एक ऐसे इल्म की ज़रूरत है जिससे इस गलती की इस्लाह हो सके। यानी जो आपने नज़र व फ़िक्र करना है, ना मालूम तसव्वुरात की मदद से मालूम तसव्वुर को हासिल करना है, ये इसी तरीके से मालूम तस्दीक़ात की मदद से नामालूम तस्दीक़ को हासिल करना है। तो इस गौर व फ़िक्र करने में गलती से बचना ये लाज़िम और ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने गलत तसव्वुर को मुंतख़ब कर लिया या आपने गलत तस्दीक़ को मुंतख़ब कर लिया, तो फिर उस मुंतख़ब शुदा तसव्वुर और तस्दीक़ के नतीजे में आप कभी भी सही तसव्वुर और सही तस्दीक़ तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो इस गलती से अपने आप को बचाना बड़ा ज़रूरी है। तस्दीक में भी ऐसे ही इसकी मिसाल हो सकती है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि ज़ैद मेहनती लड़का है, ये नामालूम तस्दीक है। और फिर इसको मालूम किया था कि ज़ैद सानिया में पढ़ता है, सानिया के तलबा मेहनती हैं। फिर दो और तस्दीक़ात भी मैंने आपको बताई थी कि उला के तलबा नालायक हैं, बकर उला में पढ़ता है। तो अगर आपने जो रिज़ल्ट और नतीजा था कि ज़ैद मेहनती लड़का है, इसके लिए आपने बकर उला में पढ़ता है, इस तस्दीक को मुंतख़ब कर लिया, तो आप कभी भी उसके नतीजे में सही हुक्म तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो ख़ुलासा ये निकला कि नज़र व फ़िक्र करने में, गौर व फ़िक्र करने में गलती भी हो जाती है। तो एक इल्म की ज़रूरत है जिससे हम इस गलती करने से बच सकें, और उस इल्म का नाम इल्म मंतिक है। इल्म मंतिक के अंदर आप क्या करते हैं, जो भी आपको रिज़ल्ट और नतीजा निकालते हैं, मालूम तसव्वुर तक पहुँचना, मालूम तसव्वुर तक मालूम तसव्वुर की मदद से पहुँचते हैं, या नामालूम तस्दीक तक मालूम तस्दीक की मदद से पहुँचते हैं। तो इल्म मंतिक में इस बनाने में, मालूम करने में गलती से आपकी हिफाजत और बचत होती है। ये तो हो गया इल्म मंतिक की तारीफ़। नज़र व फ़िक्र की तारीफ़ भी होगी, इल्म मंतिक की तारीफ़ भी होगी। और ग़रज़ क्या है? ग़रज़ इसकी यही है कि नज़र व फ़िक्र करने में, गौर व फ़िक्र करने में अपने आप को गलती से बचाना। कोई भी रिज़ल्ट आपने निकालना है, आपने तस्दीक मालूम करनी है, आपने तसव्वुर मालूम करना है, तो आप सही तसव्वुर तक पहुँचे, आप सही तस्दीक तक पहुँचे, आप सही मालूम तसव्वुरात को मुंतख़ब करें, आप सही मालूम तस्दीक़ात को मुंतख़ब करें, ताकि रिज़ल्ट, नतीजा और हुक्म बनाने में आपसे गलती और कोताही ना हो। यही इस इल्म की ग़रज़ है। और इस इल्म की ग़रज़ ये नहीं है कि आप नमाज़ें पढ़ने लग जाएँ। इस इल्म की ग़रज़ ये नहीं है कि आप रोज़े रखने लग जाएँ। इस इल्म की ग़रज़ ये नहीं है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएँ। ये इस इल्म की कतन कोई ग़रज़ नहीं है। बल्कि इस इल्म की ग़रज़ ये है कि आप जो भी बात कर रहे हों, वो पक्की, मज़बूत और दलील के साथ साबित शुदा हो। ये ना हो कि बात तो आप कोई और कर रहे हों और दलील आप वो लेकर आएँ जो उससे बिल्कुल मुतल्लिक़ा ही नहीं है। आज के दौर के अंदर ये वाली बात बहुत कॉमन है। लोग ऐसे एक फ़ज़ूल सी बात कर देते हैं और उस फ़ज़ूल सी बात के रिज़ल्ट और नतीजे में एक फ़ज़ूल सी दलील घड़ के ले आते हैं, जिसका उस रिज़ल्ट और नतीजे के साथ कोई कनेक्शन और कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं है। जिसकी बुनियादी और मरकज़ी वजह ये होती है कि इल्म मंतिक के अंदर उनको महारत नहीं होती, इल्म मंतिक के अंदर कमज़ोरी होती है। अगर इल्म मंतिक सही तरीके से पढ़ा होता, तो हम कोई भी बात करें, कोई भी हम हुक्म लगाएँ, उसके पीछे हम पक्की, ठोस और मज़बूत दलील हम लेकर आएँगे, जिससे वाक़ई ही उस हुक्म का इस्बात होता होगा।
ہم کوئی بغیر ایسی کوئی دلیل نہیں لے کر آئیں گے جس کا اس حکم کے ساتھ کوئی کنیکشن اور کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا علم منطق کی غرض۔ اب آگے ہے علم منطق کا موضوع کیا ہے، یہ آخری چیز ہم نے اس سبق کے اندر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں علم منطق کا جو پہلے یہ سمجھ لیں کہ موضوع ہوتا کیا ہے۔ کسی بھی فن کا موضوع اس فن کے وہ حالات ہوتے ہیں جس سے اس میں بحث کی جاتی ہے، اس علم کے حالات ہوتے ہیں جن سے اس علم کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ کسی بھی فن کا موضوع اس علم کے وہ ایسے حالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم علم تفسیر کہتے ہیں، تو علم تفسیر میں بحث کس چیز کے متعلق کی جاتی ہے؟ علم تفسیر کے متعلق آیات کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ یہ آیات ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس واقعے میں نازل ہوئی ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو علم تفسیر کا موضوع قرآن مجید کی آیات ہیں۔ یہ اسی طریقے سے علم حدیث ہے، علم حدیث میں بحث کی جاتی ہے احادیث کے متعلق، کون سی حدیث ہے اس مسئلے کے متعلق، کس واقعے میں نازل ہوئی ہے، احادیث کی کتنی قسمیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے چونکہ علم منطق کے اندر بھی معلوم تصور اور معلوم تصدیقات سے بحث کی جاتی ہے تاکہ نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیق کو معلوم کیا جا سکے، اس لیے علم منطق کا موضوع بھی وہ معلوم تصورات ہوں گے اور وہ معلوم تصدیقات ہوں گی جن کے ذریعے سے ہم نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیق تک پہنچتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ چاروں چیزیں کور ہو گئی ہیں، نظر و فکر کی تعریف بھی ہو گئی ہے، علم منطق کی تعریف بھی ہو گئی ہے، منطق کی غرض و غایت بھی ہو گئی ہے، اور موضوع بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلے سبق کے اندر ہم جو عبارت ہے کتاب کی، ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔